तो चलिए आज हम तो सबसे पहले देखोगे शबनीय अज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कौन से अधिवेशन में लिया गया? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से असहयोग से संबंधित कलकत्ता अधिवेशन है 1920 का, उसी तरह लाहौर अधिवेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज की फैसला ली गई थी? से भाई शबनीय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है, तारीख था 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में स्वाधीनता दिवस को बड़े उत्साह से मनाया गया। ये 26 जनवरी का तारीख जो है सो अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और इसी दिन के महत्वपूर्ण तारीख को देखते हुए 26 जनवरी को अभी भी संपूर्ण देश में आप देखोगे तो इस दिवस में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन आजादी से पहले इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तारीख था 12 मार्च 1930। इंपोर्टेंट तारीख है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। क्या हुआ था? तो इस दिन मतलब दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान में दो चीजें रखिएगा, दांडी यात्रा और नमक कानून तोड़ने की जो तारीख जो है अलग अलग है। ठीक है, अगर कोई आदमी पूछेगा समन्वय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हो जाता है 6 अप्रैल 1930। ठीक है, अगर पूछा जाएगा दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो उसका आंसर होता है 12 मार्च 1930। ठीक है, जैसे ही दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को, गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी की शुरुआत की, दांडी यात्रा की शुरुआत की। और कितने दिन बाद? 24 दिन के बाद। ठीक है, वो रात्रि, शाम के समय था, रात का समय था, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं। ठीक है, और लगभग आप देखोगे तो दांडी नामक स्थान पे पहुंचते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, नमक कानून को तोड़ा जाता है, मतलब नमक कानून को तोड़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब उस समय नमक बनाने के लिए टेंडर लेनी पड़ती थी, सरकारी टेंडर होता था, मतलब कोई भी आम व्यक्ति जो है नमक नहीं बना सकता था। जैसे अभी भी कोई चीज की बनाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं बना सकता, ऐसे बनाना कानून को तोड़ना हुआ। तो गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया, उसको मतलब नमक को हाथ में उठाकर ऐसे करके गिराकर दिखा दिया, वहीं से क्या हो गया? इसका मतलब होगा नमक कानून को तोड़ना हो गया। ठीक है, अब ठीक है, अब उसको लेकर मतलब क्या हुआ आगे चल के? मतलब सभी जगह पे क्या हुआ, नमक कानून को मतलब बजाप्ते के साथ मतलब क्या होने लगा, तोड़े जाने लगा। जगह जगह पे नमक मतलब क्या हो गया, बनाए जाने लगे। ठीक है, जहां पे समुद्र था वहां पे समुद्र था, बिहार में समुद्र नहीं था, तो बिहार में नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया। कैसे? नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया बिहार में, क्योंकि बिहार में क्या है, समुद्र नहीं है। ठीक है, तो इस सारे तारीख को आपको ध्यान में रखना है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से कितने साथियों के साथ दांडी की यात्रा शुरुआत की? तो क्या बताएंगे, साथी कितने थे? 78। कितने साथी थे? 78 साथी थे। ठीक है, गांधी जी दांडी कब पहुंचे? तो ध्यान रखना 5 अप्रैल 1930 को ही पहुंच गए थे, लेकिन आपको 6 अप्रैल 1930 को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। जैसे ही नमक कानून को तोड़ा जाता है, वैसे ही कौन सी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है? तो सिविल डिसोबीडियंस, या फिर बोल सकते हैं सबनीय अवज्ञा आंदोलन। अब दांडी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दांडी जो था, ध्यान में रखना है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। एग्जाम में आजकल जिला पूछना शुरू कर दिया, नवसारी जिला, नोट कर लो इसको। ठीक है, गुजरात के किस जिला में दांडी पड़ता है? तो गुजरात के नवसारी जिला में आपका दांडी पड़ता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बिहार से कोई थे? तो बिल्कुल, गांधी जी के साथ 78 स्वयंसेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे, जिसका नाम था गिरवरधारी चौधरी। ये बीपीएससी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम रट जाइए। दो बार मेरे साथ बोलिए, गिरवरधारी चौधरी। क्या नाम था इनका? गिरिवरधारी चौधरी। गिरवरधारी चौधरी नाम था इनका। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, क्या नाम था उनका? गिरवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी बिल्कुल, ठीक चौधरी। है, बिल्कुल, गिरवरधारी चौधरी। कितने तारीख को नमक कानून को तोड़ा गया? 5 अप्रैल 1930। 1930। बिल्कुल ठीक है, नहीं, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल को 5 अच्छा, अप्रैल को 5 नमक अप्रैल को कानून तोड़ा नमक गया है। और सविनय के आंदोलन लागू हुआ नमक कानून को जिस दिन 1930 तोड़ा को। गया, उसी दिन सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है,
6 अप्रैल 5 होगा, अप्रैल 6 को अप्रैल गांधी जी 1930 को पहुंचे होगा थे। आंसर। गांधी जी 5 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी, ठीक है। नमक कानून तोड़ा गया, सब निवज्ञ आंदोलन की शुरुआत दोनों को दोनों 6 अप्रैल को हुई, ठीक है। 5 6 अप्रैल के अप्रैल सही तारीख जो होगा। है कई जगह पे जस्टिफाई नहीं करती है, क्योंकि गांधी जी देर से पहुंचे, रात में पहुंचे, ठीक है। तो दिन क्या होता है, 12 बजे के बाद बदलता है ना। चलिए, तो इन सारी चीजें हो गई। और गिरवरधारी चौधरी जो थे बिहार से, एकमात्र प्रतिनिधि जो थे यहाँ पे शामिल हुए थे। नवसारी जिला में दांडी दांडी की बात करेंगे तो नवसारी जिला में पड़ता है, गुजरात में। इन सारे प्रश्नों का आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी कितने माइल चले, तो 240 माइल चले थे, ठीक है। कितने माइल, 240 माइल, ठीक है। कितने दिन की यात्रा हुई, तो 24 दिनों की यात्रा हुई, ठीक है। कितने दिनों की, और इस यात्रा के संदर्भ 24 में, ठीक है, इस यात्रा के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ये मतलब नेपोलियन की पेरिस से एल्वा यात्रा है, ठीक है। पेरिस से एल्वा तक की यात्रा जो है नेपोलियन के द्वारा जो तय की गई थी, उनके साथ कंपेरिजन किया, ठीक है। रोम मार्च, ठीक है, ध्यान में रखना है, रोम मार्च, ठीक है। क्या नाम है उनका, मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना, मुसोलिनी के रोम मार्च, ठीक है। और उनका नाम क्या है, नेपोलियन का पेरिस टू एल्वा। इस दोनों यात्रा से कंपैरिजन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के यात्रा को नेपोलियन के पेरिस टू एल्वा, और ध्यान में रखना है, और साथ में आपको मुसोलिनी के रोम मार्च के साथ किया था। किसने, तो सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है, कभी कभी प्रीलिम्स के हिसाब से पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। समझे, भूलेंगे तो नहीं। चलिए, तो इन सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबनिवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया। मैंने क्या बोला था, बिहार में समुद्र तो थी नहीं, तो यहाँ पे नमक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो नमकीन मिट्टी का प्रारंभ किया गया, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। कब, तो 15 अप्रैल को, कहां पे, चंपारण और सारण में, ठीक है। अब बिहार में आप देखोगे, ये जो सत्याग्रह जो सबनिवज्ञ आंदोलन जो शुरुआत हुआ, समय से थोड़ा पहले हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, बारिश आने की संभावना थी, क्योंकि यहाँ पे मानसून का आगमन हो जाता है। जब मानसून जब आती तो क्या होता है, नमकीन मिट्टी पानी में दह जाता है, ठीक है। मतलब जो नमक बनाने के लिए जो योग्य मिट्टी जो था, वो मिलना मतलब क्या था, संभव नहीं था, ठीक है। इसलिए पहले ही हो जाता है। तो बिहार में जून 1930 के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया, क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पे क्या था, नमक बनाने योग्य मिट्टी मिलना क्या था, संभव नहीं था। जहां पे समुद्र था वहां पे तो समुद्र के पानी से बनाया गया, लेकिन वैसे जगह पे समुद्र नहीं था, वहां पे नमकीन मिट्टी से नमक बना के नमक कानून को क्या किया गया, तोड़ा गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले कहां पे, तो चंपारण और सारण, ठीक है। ध्यान में, सारण जिला में बरेजा और गोरिया कोठी को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। तो सारण जिला में 2 स्थान को चुना गया था। दोनों स्थान का नाम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बरेजा है, गोरिया कोठी है, ठीक है। और मैंने एक मार्च प्रतिनिधि का नाम बताया था, जो कि मतलब दांडी मार्च में गांधी जी के सहयोगी थे बिहार से, तो उनका नाम क्या था, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, गिरवरधारी चौधरी। गिरवरधारी चौधरी, ठीक है। ध्यान में रखना, क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था गिरवरधारी चौधरी, ठीक गिरवरधारी है। चौधरी। हाँ, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण जिला में बरेजा और गोरिया कोठी, ठीक है। गोरिया और सारण जिला में ध्यान रखें, सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी और बब्बन सिंह ने किया, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब यहाँ पे हम चलेंगे चंपारण में, ठीक है। तो चंपारण में कौन थे, बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है। बरेजा से कौन थे, बरेजा कहाँ पे पड़ता है, बरेजा, बरेजा कहाँ पे था, गिरीश तिवारी बरेजा सारण। आपको सारण जिला में है, ठीक है। गोरिया कोठी कहाँ था, तो गोरिया कोठी भी आपका सारण जिला सारण में। जिला में था, ठीक है। तो बरेजा से गिरीश तिवारी थे, गोरिया कोठी से चंद्रिका सिंह थे, हाजीपुर से कौन थे, तो भरत मिश्र थे, ठीक है। भरत पटना से अंबिका कांत सिंह, अंबिका मुंगेर से कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, मुंगेर से थे, इंपोर्टेंट है। लखीसराय से कौन है, तो नंद कुमार सिंह, ठीक है। दरभंगा से कौन है, तो सत्यनारायण नारायण सिंह, ठीक है। सत्यनारायण सिंह। ये सारे आप याद नहीं रख सकते, इसलिए महत्वपूर्ण है जो बता दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, चंपारण याद है, बरेजा गोरिया कोठी और मुंगेर याद रख लीजिएगा, ठीक है।
पटना भी कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि यहाँ पे एक आंदोलन चलेगा नखास पिंड, अभी भी पटना में नखास पिंड है, तो वहां पे नखास पिंड चलो नामक एक नारा की शुरुआत हुई थी। अंबिका कांत सिंह थे वहां से, ध्यान में रखना। पटना में कई सारे नेता थे, जगह जगह के नाम से अलग अलग आपको नेता मिलेंगे, नीचे आप पढ़ोगे तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी सीधा ने जगह के नाम ना पूछकर पूछ देता है, नमक सत्याग्रह में अंबिका कांत सिंह कहाँ से थे, तो पटना से थे, ठीक है। बरेजा से कौन थे, तो गिरीश तिवारी थे, ठीक है। चंपारण से कौन थे, तो बिपिन बिहारी वर्मा थे। गोरिया कोठी से कौन थे, तो चंद्रिका सिंह थे। बरेजा और गोरिया चिट्ठी कहाँ पे था, तो ये सारण में था। कहाँ पे था ये, सारण में था, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह का ये प्रक्रिया जो था कब शुरू हो गया, तो जून के अंत में, ठीक है। कब, तो जून के अंत में। नमक सत्याग्रह में बिहार के प्रतिनिधि कौन थे, तो ध्यान में रखना है, क्या नाम है, तो गिरवरधारी चौधरी। क्या नाम है इनका। गिरवरधारी कितने चौधरी। कितने मील की यात्रा तय की गई, तो 240 मील की यात्रा की गई, ठीक है। 40 मील। किलोमीटर कितना है, तो लगभग 366 के 370। आसपास होता है। 366 दशमलव समथिंग होता है, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, किलोमीटर में निकल जाएगा, ठीक है। जी। अब आते हैं, देखेंगे सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम चला। तो सबसे पहले नमक कानून को तोड़ा गया, मतलब नमक कानून का उल्लंघन किया गया। नमक बनाना, उस समय आपने कहानी पढ़ी होगी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है नमक का दरोगा। किसने किसने पढ़ा है ना सबने, ठीक है। तो उस समय नमक पे क्या होता था, सरकार का नमक, मतलब कौन बेचती थी, सरकार बेचती थी, टेंडर निकलता था, ठीक है। धरसना का नमक मिल स्ट्राइक जो है 1930 के दौरान काफी फेमस हुआ था। तो धरसना क्या था, तो धरसना एक नमक का कारखाना था। करबंदी आंदोलन मतलब नो टैक्स, ठीक है। महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा दुकानों पे धरना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था। सरकारी सेवा, अदालतों, शिक्षा केंद्र में उपाधियों का बहिष्कार हो रहा था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने छात्रों से क्या अपील की थी, इससे बच्चे जो है विद्यालय छोड़ दे, सरकारी सेवक क्या है नौकरी से इस्तीफा दे दे, ठीक है, वकील जो है सो वकालत छोड़ दे। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा। दैट टाइम गांधी जी ने क्या कहा, तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा से भाई साहब आप लोग अपने अपने नौकरी में रहे, और नौकरी करते हुए मतलब क्या करे, लोगों को क्या मतलब करे, तो उनका विद्रोह करे, ठीक है। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए से सपोर्ट दैट घर में दो आदमी है, ठीक है, तो आपकी मम्मी कहती है से जाओ गेट जाके खोल दो, ठीक है। तो एक तो मतलब सिंपल सी बात है, आप बहुत ही पोलाइटली उनसे मना कर देंगे से नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है। और साथ वाले जो भाई बहन आपके होंगे उनको भी बोलेंगे सर तुम भी ये काम ना करो, ठीक है। इसको बोलते हैं सविनय, मतलब विनय तरीके से मतलब किसी चीज को इनकार करना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक होता है असहयोग करना, मतलब आपको मतलब नॉन कोऑपरेट करना, मतलब आप जो काम कर रहे हो तो उसमें मेरा कोई भी कोऑपरेशन नहीं रहेगा। तो ये गांधी जी का विचार था। तो यहाँ पे किसी भी तरह का स्कूल वगैरह छोड़ने वगैरह को लेकर गांधी जी ने किसी आह्वान नहीं किया था, जैसा कि असहयोग में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में हुआ। अब यहाँ पे कभी कभी रोल पूछ देता था, मुजफ्फरपुर के प्रमुख नेता का नाम बताइए, तो मुजफ्फरपुर से ही सत्याग्रह का नेतृत्व रामदयालु सिंह, इनके नाम पे मुजफ्फरपुर में कॉलेज भी है, पता ही है। जनकधारी प्रसाद सिंह गांधी जी के सहयोगी थे, और ठाकुर रामनंदन सिंह ने किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे जो प्रसिद्ध स्थान जो था, जो कि मतलब नमक सत्याग्रह के दौरान जो काफी जो प्रचलित हुआ था, उसका नाम था नखास पिंड, ठीक है। नखास पिंड नामक स्थान है, ध्यान में रखना, तालाब है एक्चुअली में ये। तो पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। यहाँ नखास पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए क्या चुना गया। तो पटना से तो अंबिका कांत सिंह भी नेता थे ना, लेकिन नखास पिंड के दौरान जो नेता जो थे वहां पे जगत नारायण लाल थे। कौन थे नेता यहाँ पे, जगत नारायण लाल, ठीक है। नखास पिंड, चलो नारा क्या लगाया गया था इस समय, नखास पिंड हस्पिंड। चलो, ठीक है। और नेता कौन थे यहाँ पे, तो जगत नारायण लाल थे, ठीक है। हालांकि पटना में ओवरऑल नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो कर रहे थे अंबिका कांत सिंह थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था, जसूलाल गुप्त को गिरफ्तार किया गया। और कौन से जेल में रख दिया गया इनको, तो बांकीपुर जेल में रखा गया, ठीक है। तो कभी कभी जेल भी पूछता है, क्योंकि 1942 की जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें जेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा गया, नेहरू जी को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था, ठीक है। गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा गया था। तो ये सब प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्त को कहां पर रखा गया था,
तो बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। दरभंगा में कौन थे, तो श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया, और सत्यनारायण सिंह और रामानंद मिश्र को दरभंगा में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। मुंगेर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, ऊपर मैंने बताया ना, मुंगेर से कौन थे, तो क्या बताएंगे, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो भी नमक कानून नमक को बना रहे थे, ठीक है। गोगरी में नमक कानून भंग किया, और श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार करके किस जेल में भेज दिया गया, तो बेगूसराय से गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में इनको रखा गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नेता है कृष्ण सिंह, ठीक है। कृष्ण सिंह जो है महत्वपूर्ण नेता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते आगे चल के। तो ध्यान में रखना, श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार किया गया, नमक सत्याग्रह के दौरान किस जेल में रखा गया, तो क्या बताओगे, कौन सा, बिल्कुल। अब पटना में जो सबसे जो आंदोलन जो फेमस हुआ, नखास पिंडी चलो, यहाँ पे नेता कौन थे पटना में, नखास पिंड में, अंबिका कांत सिंह है, नखास पिंड में अंबिका कांत सिंह थी, जगत नारायण थे ना यहाँ पे, पटना में थी वो। तो मैंने नखास पिंड पूछा ना। तो नखास पिंड नामक स्थान पटना जिला में, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया, ठीक है। यह स्थान जो है ध्यान में रखना है, तो क्या था ये, तो पूरे शबनीय आज्ञा आंदोलन के दौरान काफी अधिक चर्चा में था, ठीक है। 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखास पिंड चलो का नारा गूंज रहा था, ठीक है। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाने का दृढ़ संकल्प किया। अब पुलिस के जुर्म के आगे कभी नहीं झुके, ठीक है। तारीख था 16 अप्रैल 1930, और सर्च लाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नखास पिंड स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। अंबिका कांत सिंह भी थे यहाँ पे, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोक दिया गया, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नखास पिंड पहुंच गए, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से लोग जा रहे थे, एक तरफ से पुलिस ने रोका तो दूसरी तरफ से पहुंच गया, नमक कानून को भंग किया, ठीक है। अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिसमें से प्रोफेसर अब्दुल बारी है, राजेंद्र प्रसाद है, आचार्य जेबी कृपलानी है, ठीक है। तो नखास पिंड कहाँ पे है, पटना में है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ये शमनीय, ये घटना जो है नखास पिंड चलो आंदोलन जो है, ये आपको शमनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, नखास पिंड चलो किससे है, शमनीय अवज्ञा, क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, या फिर एक और कुछ भी ले लीजिए। तो ध्यान में रखना, शमनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नंद कुमार सिंह, क्या, ये सर्च लाइट ऊपर में था, वो पत्रिका है क्या, हाँ सर्च लाइट पत्रिका है, बिल्कुल ठीक है। सर्च लाइट क्या है, पत्रिका है, ठीक है। इसके जो पटना सिटी कमेटी के जो मैनेजर जो थे, इनका अंबिका कांत प्रसाद नाम था उनका। वैसे सर्च लाइट जो था इनके द्वारा शुरू किया, क्या नाम है इनका, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब आते हैं नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को लखीसराय के निकट रजौन ग्राम में नमक बनाया गया, ठीक है। रजौन ग्राम जो था लखीसराय में पड़ता है। 22 अप्रैल 1930 को बरहिया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया, ठीक है। तो तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का काम केंद्र जो खोला गया, कहां पे, बरहिया में, ठीक है। शाह मोहम्मद जुबेर और नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बरहिया में नमक कानून को भंग किया गया। बरहिया टाल आपको कहां पे पड़ता है, तो आपको यहाँ पे पड़ेगा, क्या बोलते हैं, पटना से आगे जाएंगे नहीं, यहाँ का है ना, क्या नाम है इसका, ललन सिंह कहाँ का है नेता, पटना से आगे कौन सा, वो बिहार का एक क्रिमिनल जो है, विधायक भी है, क्या नाम है, जो आता है जेल से तो खूब कॉमेडी करता है, भूल रहा हूँ मैं नाम उसका, अनंत सिंह। कौन सिंह, अनंत सिंह, हाँ बिल्कुल, बरहिया टाल के इधर है ना वो, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, पटना के पास ही ताल वाला क्षेत्र जो होता है दलहन के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे शाह मोहम्मद जुबेर और नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बरहिया में नमक कानून को भंग किया गया, ठीक है। भागलपुर के बिहपुर, ये थाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहपुर थाना, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे घटी थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भागलपुर के बिहपुर थाना में गौरीपुर गांव में महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में 20 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया गया, ठीक है। तो दीप नारायण सिंह तो आपको भागलपुर से थे ही, महादेव शरीफ भी भागलपुर से थे। अब भागलपुर के बिहपुर थाना में कौन सा गांव था, गौरीपुर गांव में नमक कानून को तोड़ा गया। वहां पे नेतृत्व कौन करे, तो महादेव शरीफ, याद रखिएगा, दीप नारायण अग्रवाल, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब बिहपुर का दमन चक्र चलाया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, तो भागलपुर जिला के बिहपुर में सत्याग्रही स्वयं सेवकों पर पुलिस का दमन चक्र बड़ी कठोरता में निर्ममता के साथ चला, ठीक है। और यहाँ पे कोई मामूली लोग नहीं थे इस समय, बिहपुर वाले घटना में जो लोग जो जुड़े हुए थे काफी
प्रतिष्ठित लोग थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, ठीक है, काफी गणमान्य लोग थे। राजेंद्र प्रसाद अपने पटना सहयोगियों तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव शाह, ज्ञान शाह, मुरली मनोहर प्रसाद और कुछ अन्य लोगों के साथ 9 जून 1930 को बिहपुर पहुंचे तथा एक सभा को वहां पे संबोधित किया, भागलपुर के बिहपुर में। जब सभा समाप्त होकर कांग्रेस कार्यालय की तरफ वो जा रहे थे तो जुलूस पर पुलिस ने क्या किया, लाठी चलानी शुरू कर दी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सहित काफी गणमान्य नेता घायल हो गए। पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्य अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह शर्मा, नवल किशोर प्रसाद सिंह ने मतलब क्या किया था, सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया गया था, ठीक है। तो बिहपुर का दमन चक्र जो है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, काफी गणमान्य नेता को मतलब क्या किया गया था, पुलिस ने बड़ी बेरहमी से मारी थी। बिहपुर जो है कहां पड़ता है, तो आपको भागलपुर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर और राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने बिहपुर और सबौर में, सबौर भी भागलपुर में पड़ता है, सबौर क्यों चर्चा में है, यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय भी खुला है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। सबौर में पुलिस कार्रवाइयों का अवैध करार देते हुए 4 जुलाई 1930 को अपना त्याग पत्र दे दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, तो एक सरकारी वकील जो होता है, जो सरकार का जो केस लड़ता है, उनको बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे राय बहादुर द्वारकानाथ ने राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी की लाठी प्रहार के विरोध में विधान परिषद की सदस्यता से क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। राय बहादुर इनका नाम नहीं है, राय बहादुर की उपाधि जो थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती थी, ठीक है, एक प्रकार का उपाधि है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बिहपुर का दमन चक्र आपको ध्यान में रखना है। पुलिस के द्वारा कांग्रेस के गणमान्य नेता को क्या किया गया था, मारा गया था बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि इन लोग ने, क्योंकि ये लोग क्या थे, तो ये लोग वहां पे एक सभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस की कार्यालय की तरफ लौट रहे थे, तब जाके इन पे पुलिस का दमन चला। बिहार में सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और छपरा में गिरफ्तार करके कहा इनको भेजा गया, हजारीबाग जेल। श्री कृष्ण सिंह को भी गिरफ्तार कहां से किया गया था, बेगूसराय से गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था, श्री कृष्ण सिंह को हजारीबाग में। हजारीबाग जेल, ठीक है। और राजेंद्र बाबू कहां पे थे, बिल्कुल हजारीबाग जेल। जब राजेंद्र बाबू जब गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने अपने जगह पे किसी अपना उत्तराधिकारी नेतृत्व किया था, दीप नारायण सिंह को। किनको, दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह को, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू गिरफ्तार होने के बाद दीप नारायण सिंह को अपना क्या, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी महादेव देसाई और दीप नियुक्त कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, महादेव देसाई, दीप नारायण सिंह कहाँ से आते थे, भागलपुर से। भागलपुर से, ठीक है, बड़े नेता थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। सबनीय अज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या था, करबंदी था, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, करबंदी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था 69 बीपीएससी में, ठीक है। चौकीदारी करबंदी अभियान कब चलाया गया, ठीक है, चौकीदारी कर नहीं देना है। तो शुरू में गांधी जी इसके खिलाफ थे, ठीक है। जब चौकीदारी करबंदी अभियान जब चलाया गया तो गांधी जी ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन बाद में राजेंद्र बाबू के कहने पे चौकीदारी कर भी बंद कर दी गई। चौकीदारी कर क्या होता था, चौकीदार जो होते थे, अभी भी गांव देहात पे देखेंगे, रात में क्या करते थे, सुरक्षा करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ध्यान में रखना है, तो ब्रिटिश सरकार जो था ध्यान में रखना है, तो उनके बजाय टैक्स लेती थी, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पे चौकीदारी कर को बंद कर देने की बात कहेगी। शुरू में गांधी जी तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया था, ठीक है। तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, अन्य जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना मतलब क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 अगस्त 1930 को बंबई में अपनी बैठक में बिहार की जनता को चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू करने पे क्या की, बधाई दी थी। तो बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान कब चलाया गया, किस आंदोलन में, तो क्या बताएंगे, असहयोग आंदोलन। क्या बताएंगे, तो असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या था, चौकीदारी करबंदी अभियान चला था, इसे आप ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। सर सहयोग या सबने ज्ञान तो सॉरी, सबनीय अज्ञा आंदोलन, अरे सबनीय ही पढ़ा रहा हूं तो कॉमन सेंस की बात है, सबनीय के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है। जी, इसीलिए हम यहाँ एक बार पे बोल के चुप हो गए। हाँ, चौकीदारी करबंदी अभियान चलाया गया था। ये आपका 69 बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा था, इसको भी आप ध्यान, वहां पे 3-4 ऑप्शन था। एक था हाथी कर था, हाथी रखने के लिए टैक्स देना पड़ता था, अगर आप घर पे हाथी रखते हो ना तो उसके बदले में कर देना पड़ता था, ठीक है। एक चौकीदारी करबंदी भी चलाया गया था, ठीक है। हालांकि गांधी जी शुरुआती दिनों में इस टैक्स को बंद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद जी के आग्रह पे वो तैयार हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक व्यक्ति का नाम है महिला श्रीमती चंद्रावती देवी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गया में एक सभा को क्या बोलते हैं उनको, एक सभा में भाषण देते हुए उन्होंने चौकीदारी टैक्स नहीं देने पे बल दिया था। क्या नाम है इनका, चंद्रावती देवी।
अब यहाँ पे देखेंगे 1930 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान, स्वदेशी लीग है। और इससे पहले आपने असहयोग के दौरान एक लीग पढ़ा था, गोल्डन लीग। गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पे की गई थी, मैंने बताया था आपको, कहाँ पे? तो गोल्डन लीग देवघर में था। गोल्डन लीग कहाँ पे था? देवघर में। ठीक है, ये स्वदेशी लीग है जिसकी स्थापना पटना में किया गया था सर अली इमाम के द्वारा। ठीक है, और स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा एवं केबी दत्त को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो सर अली इमाम जो थे ये स्वदेशी लीग के क्या थे? अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? उपाध्यक्ष थे। केबी दत्त क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, हसन इमाम क्या थे? हसन इमाम और बलदेव सहाय को इनका संयुक्त सचिव बनाया गया था। तो स्वदेशी लीग बनी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, सॉरी, सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान सर अली इमाम के द्वारा। कहाँ पे बनी थी? पटना में बनी थी, ध्यान में रखना है। और इसके जो अध्यक्ष जो थे सर अली इमाम थे। सच्चिदानंद सिन्हा केबी दत्त साहब की बात करेंगे तो क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। हसन इमाम और बलदेव सहाय क्या थे? तो ध्यान में रखना है, क्या थे? तो सचिव थे। ठीक है, शबनी अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की। महिलाएं क्या होती थी? तो महिलाएं जो थी शराब की दुकान जो थी, ठीक है, वहां पे जाके धरना देती थी और शराब को पूरी तरीके से बंद कर देने की बात कही गई थी। यहाँ पे ध्यान में, गांधी जी आगे चल के अपना एक 14 सूत्री, कितना 14 सूत्री था कि 11 सूत्री था, जो भी हो, उसमें 11 सूत्री था, तो उसमें भी नशीली पदार्थ और शराब के बंद करने पे बल दिया गया था, ध्यान में रखेंगे, जो कि इरविन को पेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा मुख्यतः नशीली पदार्थ और मतलब विदेशी वस्त्र और शराब को लेकर धरना दी गई थी उनके दुकान पे जाके। ठीक है, पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं को था, जिनमें प्रमुख कौन थी? श्रीमती हसन इमाम। तो हसन इमाम जी की पत्नी थी श्रीमती विंध्यावासिनी देवी। ये आई थिंक विंध्यावासिनी देवी जो थी राजेंद्र बाबू की पत्नी थी, ध्यान में नहीं है, शायद वह चेक कर लेना। जो भी थी, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी या श्रीमती हसन इमाम, दोनों के दोनों जो थी, इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी ताकि विदेशी वस्त्रों का पटना में क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। यह पहला बार था जब सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार दो महिलाएं राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार की गई। कौन थी? तो दोनों महिला का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी या श्रीमती सांधना देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। ये पहली महिला थी बिहार में जो कि सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गई थी। ठीक है, राजेंद्र बाबू को किस जेल में रखा गया था शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान? हजारीबाग जेल में। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह किस जेल में थे? हजारीबाग में। बिल्कुल, हजारीबाग। ठीक है, और 7वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था से, आप ध्यान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, मतलब इसे क्या बोलते उसको, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा गया। तो किस दिन हजारीबाग जेल को तोड़कर भागे थे, मतलब हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो दिवाली के दिन। ठीक है, दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भाग गए थे। ठीक है, तो थे आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में, शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में कौन कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भी लोग थे, लेकिन ये दोनों प्रमुख थे। अब क्या होता? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के किस नाम से जानते हैं? तो इनको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। इरविन की बात करेंगे, दैट टाइम का वायसराय था। गांधी जी के बीच में समझौता होता है, गांधी जी के सारी मांगों को बोलता है सब मान लेंगे। ठीक है, आप जो है से समझौता पे साइन कीजिए, क्योंकि वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसी भी प्रकार से कांग्रेस को भेजना था, क्योंकि पहली गोलमेज सम्मेलन में जो भी पार्टी गई थी उनका कहना यह था कि भारत में अगर किसी भी चीजों को आपको लागू करना है या फिर उसको जनता के बीच में लागू करना है तो आपको कांग्रेस को जरूर शामिल करना चाहिए गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि कांग्रेस जो सभी धर्मों की पार्टी है, सभी समुदाय के लोग हैं, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। तो रामसे मैकडोनाल्ड डेट टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो इरविन के ऊपर दबाव बना से किसी भी प्रकार से कांग्रेस को इसमें शामिल करो। ठीक है, कांग्रेस तभी शामिल होती जब गांधी जी की सहमति हुई। तो गांधी जी जो अपने मांग को लेकर शुरू किया था, उस सारे मांगों को इरविन जो था मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से कांग्रेस जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। ठीक है, और इसी के दौरान क्या होता है?
हाँ, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में रहते हैं। राजेंद्र श्री कृष्ण सिंह भागलपुर जेल में नहीं, बांकीपुर जेल में राजेंद्र बाबू थे, नहीं तो बांकीपुर हजारीबाग जेल में थे। बांकीपुर जेल था क्या? नहीं, हजारीबाग जेल में थे राजेंद्र बाबू। 2 चेक बार कर जाते लीजिएगा, हैं, एक ठीक बार है। पहले के टाइम में एक बार नहीं बाद में जाते जाता है ना, आजादी किस टाइम में। जाते हैं। हो सकता है दो दो बार गिरफ्तार किए होंगे, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन तो में अब यहाँ पे एक चीज सुनिए, बात को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया था, ठीक है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि मॉन्टेग्यू चैम्प्सो सुधार जो था 1919 में आया था, ठीक है। और इसके जांच के लिए 1928 में, अब आगे चल के देखोगे तो सबनीय अज्ञा आंदोलन आया, ठीक है। और सबनीय अज्ञा आंदोलन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गवर्नमेंट पे, तो फिर इस रिपोर्ट को जांच करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है। पहला 1930 में, फिर 1931 में, और फिर 1932 में, ठीक है। तो सबसे पहले 1919 के बाद 1928 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन जो रिपोर्ट देती है उसकी जांच के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनता है, ठीक है। 1930, 1931, 1932 में। तो 1930 वाला कांग्रेस जो था इसका बहिष्कार करती है, 1931 में कांग्रेस चली जाती है, 1932 में फिर कांग्रेस बहिष्कार करती है, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो निष्कर्ष निकल कर आता है उसी पे आता है आगे चल के 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत होता है। अब यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ठीक है। तो सामान्यतः जो घर में जो टेबल जो यूज होता है इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का टेबल होता है, ठीक है। आप बोलोगे इस तरह का टेबल होता है, तो यहाँ पे गेस्ट बैठा है, यहाँ पे गेस्ट बैठा है, यहाँ पे गेस्ट बैठा है। सामान्यतः यहाँ पे होस्ट बैठता है, ठीक है, जो पार्टी देता है घर में, या फिर फैमिली का जो हेड होता है यहाँ पे बैठता है, ठीक है। तो इससे सारा सारा पता चल रहा है कि ये लोग जो है आम लोग हैं, गेस्ट लोग हैं, और यहाँ पे क्या होस्ट है, ठीक है। लेकिन इसी टेबल को अगर अगर इसको इसी टेबल को अगर राउंड बना दे, ठीक है, तो चारों तरफ से लोग बैठेंगे, पता नहीं चलेगा से कौन गेस्ट है कौन होस्ट है। तो इससे मतलब क्या होता है, समानता का भाव उत्पन्न होता है। दैट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडिकेट वहां पे एक इंडिटी क्या बोलते हैं, एक मानक देने का प्रयोग किया, ठीक है, इंडिकेशन देने का प्रयोग किया से भाई मेरे लिए सारे लोग क्या है, समान है, भारत के सभी लोग क्या है, समान है, इसलिए हम तुमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बुला रहे हैं। न कि यहाँ पे कोई बड़ा है कोई छोटा, इसलिए सर्व पार्टी को बुलाएगा। विभिन्न पार्टी से दलितों का नेतृत्व की बात करेंगे, तो भीमराव अंबेडकर जी कह रहे थे, महिलाओं का नेतृत्व कर रहा था, सिख को रिप्रेजेंट किया, ईसाइयों को सरोजिनी रिप्रेजेंट नायडू। कर रहा था, कांग्रेस जो थी संपूर्ण भारत का नेतृत्व कर रहा था। तो इस तरीके से सारे ही लोगों को, मतलब सारे ही लोगों के, सारे ही पार्टी के प्रमुख नेता या फिर समुदाय के नेता को बुलाए गए थे, ठीक है। इन सारे चीजों का निष्कर्ष जो निकल कर आया 1935 का, क्या निकल कर आया, तो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा विस्तृत था और ब्रिटिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे लास्ट भी था, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बोलते हैं मैंने समझा दिया। आई थिंक इससे पहले पता था कि नहीं पता था, नहीं पता है, लेकिन इसको ध्यान में रखना, कभी कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों था, इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल टेबल कॉन्फ्रेंस भी, सर्कल टेबल, लेकिन इसको राउंड टेबल ही क्यों बोलते हैं इसको ध्यान में रखना है। अब गांधी इरविन समझौता होता है जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, और गांधी जी के द्वारा जो बातें जो कही गई थी सारी चीजों को इरविन बोला से हम स्वीकार कर लेंगे, आप जाइए ना, आप जाइए लंदन जाइए। और गांधी जी पकड़े एसएस राजपूताना, जहाज का नाम है एसएस राजपूताना, और साथ में थी सरोजनी नायडू। लेकिन सरोजनी नायडू कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, सरोजनी नायडू अपने बिहार पे गई थी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व केवल वन एंड ओनली गांधी जी कर रहे, ठीक है। एसएस राजपूताना से गांधी जी पहुंचते हैं, और वहां पे गांधी जी मतलब जैसे ही पहुंचे तो वहां पे सबसे पहले जो गांधी जी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो उस समय था चर्चिल था, उस गांधी जी को उसी समय नंगा फकीर, नेक्ड फकीर कह के उन्होंने संबोधित किया, ठीक है। और वहां पे एक पत्रकार भी था जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिस, तो फ्रैंक मॉरिस ने भी एक आर्टिकल्स लिखा था, उसमें नग्न फकीर का, नंगा फकीर कह के मतलब नेक्ड गांधी कह के उसने मतलब नेक्ड मॉन्क कह के उसने संबोधित किया था। तो कभी फ्रैंक मॉरिस आंसर लेता है, कभी विंस्टन चर्चिल लिखता है, तो दोनों ने कहा था, दोनों का कहने का तरीका अलग था। गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद गांधी जी बात को उठाते हैं, से भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी रुकी जाती है, इरविन तैयार नहीं होता है, सूत्री 23/5/1931 मांग को होता है ना फांसी दी जाती है, ठीक है। हाँ सर, 11 सूत्री मांग। हाँ बिल्कुल, 11 सूत्री मांग को
इरविन जो था मांगने के लिए तैयार हो जाता, सब मांग लेंगे, क्योंकि इरविन था बड़ा चालाक, उसको पता था से गांधी पहुंचेगा लंदन, यहाँ से हम हो जाएंगे रिटायर। जैसे ही गांधी जी लंदन पहुंचते, इरविन का हो जाता काम समाप्त, दूसरा गवर्नर आ जाता है वायसराय, जिसका नाम था वेलिंगटन। गांधी जी वहां से वापस आते हैं, वहां पे बात नहीं बन पाती है। नहीं बात बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो सबसे बड़ा रीजन था सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, तो सांप्रदायिक पंचायत जो था सबसे बड़ा रीजन था, इस बात को लेकर बात नहीं बन पाती है। और क्या होता है, गांधी जी खाली हाथ वहां से वापस आते हैं। उसके बाद गांधी जी आते हैं तो वेलिंगटन को बोलते हैं, अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया, इरविन तो बोला था 11.5 को मांग कर लेंगे, जितने भी राजनीतिक कैदी सबको छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो गांधी जी वेलिंगटन से मिलने का प्रयत्न करते, लेकिन वेलिंगटन गांधी जी से मिलने से इनकार कर देता है। गांधी जी ठगा ठगा महसूस करते, क्योंकि ठगे जाते हैं न, तो लंदन में बात बनती है। लंदन में भी सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर बात नहीं बन पाती है, क्योंकि आगे चल के 1932 में आप देखोगे सांप्रदायिक निर्वाचन वाला जो घोषणा जो थी, जो कि रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, वो तो कर ही दिया जाता है ना, जिसमें क्या था, मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा, सिख सिख को वोट करेगा, ईसाई ईसाई को वोट करेगा। तो इसी बात को लेकर दलित गांधी दलित जी को वोट तैयार नहीं करेगा। होते थे। हाँ, दलित दलित को करेगा, तो गांधी इरविन समझौता नहीं हो पाता। गांधी जी जब वो वापस आते हैं तो देखते ठगे ठगे महसूस करते हैं, तो गांधी जी फिर प्लान करते हैं। 3 जनवरी 1932 को फिर से मतलब क्या करते हैं, फिर से दोबारा बार में शबनीय अज्ञा आंदोलन शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, गांधी जी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस समय गांधी जी को रखा जाता है पुणे के यरबदा जेल में। कहां पे रखा जाता है? पुणे के पुणे के यरबदा जेल में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा जाता है। ठीक है, हाँ, सर इस समय गांधी जी होते हैं। 11 सूत्री मांग में अब भगत सिंह जी को फांसी के लिए भी बोले थे, तो नहीं, नहीं था उसमें, नहीं बोले थे। रिटर्न में नहीं था। गांधी जी ने मौखिक रूप से पूछा था कि क्या ये जो युवक जो है अभी काफी कम उम्र है, इनको फांसी को रोका जा सकता है क्या? इरविन ने बोला था नहीं। गांधी जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी अपने बिहाफ पे ऐसा नहीं करना चाहते थे, और इन लोगों को फांसी होता है। उसके बाद जो होता है कराची अधिवेशन। ठीक है, और कराची अधिवेशन में गांधी जी को दिखाया जाता है कौन सा झंडा? काला झंडा। ठीक है, ध्यान रखना, कराची अधिवेशन होता है, गांधी जी को दिखाया जाता है काला झंडा। और कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन समझौता की जो बातें जो हुई थी उसको क्या किया जाता है, तो उसको मुहर लगा दिया जाता है। ठीक है, से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, और कराची अधिवेशन में गांधी जी काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो काला झंडा वगैरह दिखाया जाता है। गांधी जी को इन सब चीजों की आदत नहीं थी, तो उन्होंने एक नारा दिया था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है, जो कि आपके बीपीएससी में आएगा 100 नंबर में। ठीक है, इससे का कॉन्सेप्ट है, गांधी मर सकता है, गांधी बाद नहीं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति का जान जा सकता है, लेकिन उसकी सिद्धांत कभी नहीं जाती है। ठीक है, उनके द्वारा कही हुई बात, उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा क्या होते हैं। लता मंगेशकर जी चली गई, लेकिन अपना विरासत छोड़ गई, तो उनको याद करते हो ना। लता जी तो चली गई, लेकिन उनकी विरासत तो है कि नहीं? गांधी जी तो चले गए, लेकिन अपने द्वारा बनाया गया सहयोग, शबनीय अज्ञा आंदोलन, बहुत सारी चीजें आज भी हम लोग पढ़ते हैं, आज भी उनको याद करते हैं, है कि नहीं? तो ये गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद नहीं। ये कराची अधिवेशन में कहा गया था, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगर पूछेगा गांधी इरविन समझौता के लिए मोहर कहाँ पे लगा, मतलब उनको प्रस्तावित कहाँ पे किया गया, तो कराची अधिवेशन। ठीक है, मुंगेर में गोगरी थाना। ठीक है, गोगरी थाना कहाँ था? मुंगेर में था। ठीक है, तो गोगरी थाना में सबनियज्ञ आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धरना देने और जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार किया, जिनमें प्रमुख कौन थी? अनूप देवी थी, श्रीमती सुशीला देवी थी और सरस्वती देवी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तारापुर वाला गोलीकांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। बिहार में उस समय 2 गोलीकांड हुआ था, एक तारापुर गोलीकांड और एक होता सचिवालय गोलीकांड। ठीक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता, पटना सचिवालय गोलीकांड, जिसमें 7 शहीद का, ठीक है, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, जो कि आप नोट वगैरह पे भी आपने देखा होगा। फिर सचिवालय में गए होंगे तो उनका भी में मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, मतलब क्रम क्रम में है, देखा है कि नहीं आपने? तो एक सचिवालय गोलीकांड है, एक तारापुर गोलीकांड है। ठीक है, ध्यान में रखना है क्या है, तारापुर गोलीकांड है। क्या था तारापुर गोलीकांड? तो मुंगेर में पड़ता है तारापुर थाना, वहां पे राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में 15 फरवरी 1932 को क्या होता है, 71 लोगों पे पुलिस की गोली चली और इसमें मतलब 34 लोग मारे गए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 34 लोग जो थे यहाँ पे मारे गए थे, ये ध्यान में रखना है, जिसमें से बहुत सारे लोगों की पहचान भी नहीं की गई, क्योंकि आनंद फानंद में इनको नदी में बहा दिया गया लोगों को। ठीक है, तो 34 लोग जो थे इसमें मारे गए। सबनीय ज्ञानों के दौरान छपरा में कारागार के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दी थी। ठीक है,
तो इन्होंने कौन सी हड़ताल, नंगी हड़ताल रखी थी। मतलब इन्होंने विदेशी वस्त्रों के पहनने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, तो नंगी हड़ताल कहाँ पे हुआ था, तो छपनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तारापुर गोलीकांड का तारीख इंपोर्टेंट है 15 फरवरी, क्योंकि 15 फरवरी को बिहार में क्या मनाया जाता है, तो शहीद दिवस की तरह हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 15 फरवरी काफी इंपोर्टेंट है, शहीद दिवस बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, 15 फरवरी कौन सा दिवस, शहीद दिवस। शहीद ठीक है, 15 फरवरी तारीख था 1932। ठीक है, क्या हुआ था, तो यहाँ पे तारापुर गोलीकांड को हम लोग याद करते हैं। कौन सा, तारापुर गोलीकांड, तारा जिसमें कितने लोग मारे गए थे, डाटा मुझे लगता है 34 लोग का गलत दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो भी हो 30+ अधिक लोग 34 मारे गए थे। ठीक है, हाँ कितना है, 34 ही है ना। कुछ ज्यादा लोग आई थिंक मारा गया था इसमें। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, जो भी हो, तारापुर गोलीकांड आपको ध्यान में रखिएगा, तारापुर थाना है, मुंगेर में है, अब 15 फरवरी की घटना है। गांधी जी ने समन्वय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। मतलब पूर्ण रूप से स्थगित कब कर दिया था, 1934 में। ठीक है, शुरू कब हुआ, दूसरा बात, तो 1932 में। कब, तो गांधी इरविन समझौता होने के बाद गांधी जी लंदन गए, वहां से वापस आए काफी समय के बाद, तब दोबारा शुरू होता है। लेकिन आंदोलन जो था अपना गति खो चुका था, नहीं चल पाता है, और गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जेल में थे। तो इन्होंने सोचा से कोई अनहोनी हो जाए, फिर से ये हिंसक रूप न धारण कर ले, इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक है, महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की रिहाई पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसके तहत पटना में, ठीक है, भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, पुणे के यरबदा जेल में। ठीक है, तो गांधी जी इसी के दौरान पुणे के यरबदा जेल में ही सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो थे, इसी जेल में रखते आ रहे। इसी जेल में एक समझौता भी होती है 1934 में, जिसको बोलते हैं गांधी अंबेडकर पैक्ट, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा पैक्ट, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये पुणे के यरबदा जेल में ही होती है। ठीक है, गांधी जी के बिहाफ पे पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे साइन करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में होता है। ठीक है, अब आते हैं तारापुर गोलीकांड और शहीद दिवस। हाँ 34 ही है ऑफिशियल, 34 ही है। ठीक है, हाँ तो एक जगह कहीं पे इसमें गलत डाटा दिया हुआ है, एक जगह पे 44 दिया हुआ है, एक जगह पे 34 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं तो गलत है इसमें। ठीक है, देखिए तारापुर गोलीकांड, हाँ तारापुर गोलीकांड शहीद दिवस को समझते हैं। ठीक है, क्या था यहाँ पे, तो 1931 में गांधी इरविन समझौते को रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने देश के सभी भवनों में यूनियन जैक झंडा को उतारकर तिरंगा झंडा का आह्वान के उपरांत यह आंदोलन का रूप ले लिया। यूनियन जैक जो था ब्रिटिश झंडा था, कौन था, यूनियन जैक क्या था, तो ब्रिटिश झंडा था, उसको उतार के उसके जगह पे कौन सा झंडा फहराना था, तिरंगा। ठीक है, 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में तारापुर के युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। जोशीले स्वतंत्रता सेनानी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष कर रहे थे। उस वक्त कलेक्टर का नाम था ओली, क्या नाम था इसका, ओली। ओली ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, कलेक्टर का नाम क्या था, ओली, ई ओली नाम था उसका, और एसपी जो था डब्ल्यू फ्लैग। ठीक है, तो डब्ल्यू फ्लैग ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अंग्रेजी हुकूमत की इस बर्बर कार्रवाई में कितने स्वतंत्रता प्रेमी शहीद हो गए, तो 34 शहीद हो गए। ठीक है, 13 शहीदों की पहचान हुई, लेकिन 31 की कोई पहचान नहीं हुई। यही डाटा गलत है, यहाँ पे या तो 21 होगा या फिर टोटल संख्या वहां पे 44 होगा, क्योंकि इसके अनुसार 31 और 13 कितना होता है, 44 हो जाता है, ऊपर में 34 दिए। वही बोला मैं, कहीं भी एक डाटा यहाँ पे गलत है, 31 दिन 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 होगा तो फिर। ठीक है जी 21 तो 13 शहीदों की पहचान हो पाई, बाकी की कोई पहचान नहीं हो पाती है। आनंद फानन में वीर गति को प्राप्त कई सेनानियों के शवों को वाहन में लादवाकर सुल्तानगंज के निकट किस नदी में, गंगा नदी में क्या कर दिया गया, बहा दिया गया। ठीक है, और इसी के दौरान आप देखोगे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद सबसे क्रूरतम नरसंहार इसको माना जाता तारापुर गोलीकांड। हालांकि जालियांवाला हत्याकांड में तो 1000+ लोग मारे गए। ऑफिशियल डाटा की बात करें, जो सरकार ने दिया था वो 379 लोगों का था। ठीक है, कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, वहां पे 1000 लोगों की मारे जाने की बात थी। ठीक है, क्यों किया गया था ये, तो विरोध का कारण क्या था, गांधी इरविन पैक्ट निरस्त होने के बाद गांधी को वर्ष 1932 के शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था, यह भी ध्यान रखना। कांग्रेस जो है
इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया, नेहरू जी, पटेल जी, राजेंद्र बाबू को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया था। ये सारे कारण थे जो जिसकी वजह से देश में शोक और आक्रोश की लहर थी। ठीक है, ये सारे कारणों ने मिलकर मतलब ये घटना के लिए अंजाम दिया। उधर स्थानीय स्तर पर बात करेंगे तो मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह थे, नेमधारी सिंह थे, निरापद मुखर्जी थे, पंडित दशरथ झा थे, बासुकीनाथ राय थे, दीनानाथ सहाय थे। ठीक है, जयमंगल शास्त्री को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कांग्रेस नेता सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर द्वारा सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये लोकल नेता, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर। यूनियन जैक को उतारना है और राष्ट्रीय झंडा को क्या करना है, वहां पे फहराना है। ठीक है, अब साल आता है 1984 का। ठीक है, 1984 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण करवाया था। तो 1984 में उस समय के जो बिहार के जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने क्या किया, स्मारक का निर्माण करवाया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे तो 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर गोलीकांड में शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। तो बिहार में शहीद दिवस कितने तारीख को, 15 फरवरी। 15 फरवरी में। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी, तो 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 2022 में जो एग्जाम जो हुआ था 67वीं बीपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछ भी दिया था। ठीक है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था ये 2022 में 67वीं या 66वीं में पूछे हुआ है, क्योंकि उस समय ये करंट का क्वेश्चन था। तो ये पूछा उसे शहीद दिवस बिहार में मनाने की घोषणा कब की गई, तो 15 फरवरी को। पूछे गए घटना किससे संबंधित है, तो तारापुर गोलीकांड। ठीक है, ध्यान, तारापुर गोलीकांड घटना का संबंध किस आंदोलन से है, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब आते हैं बापू की लाठी। ठीक है, बापू का लाठी जो कि बापू के साथ जीवन भर रहा था, उस लाठी का नाम था मुंगेरी लाठी। ठीक है, तो गांधी जी जब बिहार में जो भूकंप आया तो 1934 का भयंकर भूकंप है। आप गांव में कोई लोग तो जीवित नहीं होगा, लेकिन जो भी जीवित होगा उनका उम्र जो है कम से कम 90 साल होगा। ठीक है, अगर उनका उम्र 90 साल से भी ज्यादा, 100 साल के आसपास के अगर कोई लोग होंगे तो उनको याद होगा। हमारे दादाजी थे, वो सुनाते थे 1934 का कितना भयंकर भूकंप था। तो 1934 का जब भयंकर भूकंप आया तो कांग्रेस ने बड़े पैमाने पे, ठीक है, बिहार में लोगों की मदद की। तो गांधी जी भी भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए निकले। और गांधी जी जब मुंगेर पहुंचे तो मुंगेर में कहां पे पहुंचे, घोरगट गांव पहुंचे। कौन सा गांव, घोरघट गांव पहुंचे। ठीक है, तो वहां पे गए तो वहां पे मुंगेरी लाठी के बारे में जानने की जिज्ञासा उनको हुआ, क्योंकि इस लाठी से गांधी जी 2-3 बार पिटाई पहले भी खा चुके थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और उनको पता था से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मुंगेर से ही मतलब क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार बिराटनी सरकार जो है मुंगेर से ही मतलब क्या करे, लाठी को लेकर विभिन्न जगहों पे भेजती है जहां जहां पे उसकी अपनी सरकार है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डेट टाइम की बात है, दुनिया के आधा से अधिक हिस्सों पे राज करती थी। दक्षिण अफ्रीका वन ऑफ देम। तो दक्षिण अफ्रीका में लाठी जो जाती थी मुंगेर से जाती थी। गांधी जी ऑलरेडी वहां पे कई बार कूटे गए थे। तो यहाँ पे ये लाठी जो थी विशेष प्रकार से बनाई जाती, जो कि पिट्टल की मुठ वाली लाठी होती थी, जिसको हंटर बोलते थे। ठीक है, काफी चर्चा में था, क्योंकि बिराटनी फौज जो थी से हमेशा इसका इस्तेमाल करती थी। तो गांधी जी को दिलचस्पी हुई तो गांधी जी इस लाठी को देखने के लिए घोरगट गांव पहुंचे। वहां पे एक युवा क्रांतिकारी नेता जो था कांग्रेस, इसका नाम अगरजीत पासवान, जिससे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो अगरजीत पासवान ने गांधी जी को लाठी गिफ्ट किया था। सामूहिक नेतृत्व में गांधी जी को एक लाठी गिफ्ट किया, जो लाठी गांधी जी के साथ जीवन भर रहा। ठीक है, तो ये जो लाठी जो था बापू की, जो मुंगेरी लाठी थी, मुंगेर के किस गांव में बनती थी, घोरगट गांव में। आज भी मतलब वहां के लोग जो है मतलब इस दिन को याद करते हैं। वहां पे मतलब लाठी से संबंधित एक समारोह होता है। ठीक है, और जिसने जिसने गिफ्ट दिया था उस युवा नेता का नाम क्या, अगरजीत पासवान। ठीक है, ये लाठी जो थी बाबू के साथ आजीवन रही थी। उसी दिन गांधी जी ने एक राज बताते हुए कहा कि घोरगट में निर्मित लाठी के हंटर से अंग्रेजों द्वारा कम से कम 2 बार उनकी पिटाई हो चुकी है। बाद में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। घोरगट गांव में आज भी गांधी जी के मतलब आगमन के दिवस के अवसर पे आज भी कुछ लाठी महोत्सव का क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, सांस्कृतिक आयोजन होता है। घोरगट गांव कहाँ पे था, मुंगेर में था। गांधी जी कब पहुंचे मुंगेर, तो यहाँ पे, ठीक है, कब पहुंचे थे, तो ध्यान में रखना है भूकंप के दौरान। ठीक है, और गांधी जब यहाँ पे पहुंचे थे, एक वहां पे गांधी जी ने साइन करवाने के लिए लोगों से 5-5 रुपया लिया था। उसका भी कहानी बताऊंगा क्या है, क्योंकि उस समय सेल्फी तो नहीं थी। ठीक है, हाँ, तो ये पित्तल वाला लाठी होता था, नीचे से पित्तल लगा होता था, यहाँ पे पित्तल होता था, यहाँ पे पित्तल होता था। ठीक है,
देखेंगे मुंगेरी लाठी कैसी बनती थी। तो यह चूने, खल्ली और विशेष रसायनों के लेप से आग में सेककर पित्तल की मुठ वाली हंटर नुमा लाठी बनाई जाती थी। उस समय अंग्रेजों ने मुंगेर में निर्मित लाठियों का कारोबार सरहद पार तक फैला रखा था। ब्रिटेन में होता था, अफगानिस्तान में होता था, भूटान में होता था, दक्षिण अफ्रीका में होता था, उन सारी जगहों पर होता जहां पे बिराटनी हुकूमत सभी मुल्कों में था। अंग्रेज यहाँ की बनी लाठी को हंटर के रूप में प्रयोग करके स्वतंत्रता सेनानियों का क्या करते थे, दमन करते थे, कूटते थे उसे, ठीक है। अब गांधी जी जब इसी दौरान जब बिहार पहुंचे तो बिहार में उस समय 1934 में जो भूकंप आया था 15 जनवरी 1934 को, उसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इतना भयंकर भूकंप आज तक बिहार में नहीं आया है जो कि उस समय। तो गांधी जी पहुंचे तो वहां पे सभी लोगों ने बोला जैसे हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अभी तो लोग क्या सेल्फी बोलते हैं, सेल्फी चाहिए, ऑटोग्राफ का कहानी समाप्त हो गई, लेकिन उस समय ऑटोग्राफ चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी ने वाला सबको ऑटोग्राफ देंगे लेकिन सबसे 5-5 रुपया लेंगे। जब गांधी जी पैसा का डिमांड किए थे, लोग जो थे चौंक गए से गांधी जैसा आदमी पैसा मांग रहा है। लेकिन गांधी जी सारे पैसा को इकट्ठा करते हैं, वहां पे कोष बनाया गया, भूकंप कोष बनाया गया था। अब भूकंप कोष में सारे ऑटोग्राफ से लिए हुए पैसा को वो जमा कर दिए, तो सारे लोगों ने खूब उनकी सराहना की और ताली बजाई, ठीक है। भूकंप कोष का हेड जो बनाया गया था वो राजेंद्र बाबू को बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी पूछेगा बिहार में भूकंप पीड़ित की सहायता के लिए कोष बनाया गया था, कोष की जिम्मेवारी किसे दी गई थी, तो राजेंद्र बाबू को दी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप की त्रासदी में 20,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें भागलपुर ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए एक राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा था। ऐसे में राहत कार्यों को देखते हुए पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी सहरसा से बिहपुर पहुंचे। बिहपुर भागलपुर में पड़ता है, ठीक है। फिर वहां से भागलपुर गए। इसके बाद दीप नारायण सिंह के घर पे ठहरे। तो दीप नारायण सिंह जो है वो भागलपुर के प्रसिद्ध नेता थे, नमक आंदोलन के दौरान ही काफी चर्चित में थे, तो उन्हीं के घर पे ठहरे, ठीक है। और फिर भागलपुर के लाजपत पार्क में लोगों को संबोधित किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी पूछेगा। सो गांधी जी शमनीय आंदोलन के दौरान कहाँ पे लोगों को संबोधित किया था, तो भागलपुर के कौन सा पार्क, तो क्या बताएंगे, तो लाजपत पार्क। कौन सा पार्क है, तो लाजपत पार्क में लोगों को, किनके यहाँ ठहरे थे, तो दीप नारायण सिंह के यहाँ ठहरे थे उस दौरान भागलपुर में, ठीक है। और वहां पे लोगों से मदद किया से भाई साहब आप जो है सो मतलब क्या कि भूकंप पीड़ितों की मदद कीजिए। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवक को झोली फैलाकर लोगों से सहायता चंदा एकत्र करने लगे। इस दौरान बहुत से लोगों ने गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान कर दिया, ठीक है। गांधी जी के मुंह से पैसे की बात सुनकर सभा में लोग अचंभित हो गए। फिर ऑटोग्राफ लेने वालों की कतार लगे फिर भी, ठीक है। इसके बाद सबको चौंकाते हुए ऑटोग्राफ से मिले पैसों को बापू ने वहां के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सौंप दिया। गांधी जी इस निर्णय से अभिभूत होकर सभा के लोग बापू की जय जयकार करने लगे, ठीक है। यहाँ पे जब भूकंप पीड़ितों के सहायता के लिए एक रिलीफ फंड बनाया गया था, उसको बोलते बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी नामक एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना की गई थी। कोष वगैरह था, सारा फंड वगैरह का ध्यान रखती थी। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और उसके सचिव जो थे बलदेव प्रसाद थे, ठीक है। फिर गांधी जी 11 मार्च 1934 को गांधी जी पुनः बिहार की यात्रा पे पटना पहुंचे, ठीक है। अपनी इस यात्रा में, बिहार की इस यात्रा में गांधी जी मोतिहारी गए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, छपरा गए, सोनपुर गए, मुजफ्फरपुर में भी गए। अभी भी एलएस कॉलेज में रुके थे, याद में उनका अभी भी वहां पे देखेंगे प्रतिमा वगैरह लगा हुआ है। मधुबनी भी पहुंचते, दरभंगा भी गए, भागलपुर भी गए, मुंगेर आदि स्थानों पर गए, लोगों से भूकंप पीड़ितों की सहायता की, ठीक है। गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा की बात करेंगे 1934 में 2 बार हुआ, क्योंकि गांधी जी जब शबनी आंदोलन समाप्त होता है और गांधी जी जेल में चले जाते हैं, उसके बाद गांधी जी जब वापस आते हैं तो गांधी जी पूरी तरीके से रचनात्मक कार्यों में मतलब ध्यान लगाना शुरू किया। वो मतलब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से काफी दिन तक मतलब क्या रहे, अलग रहे। उसी दौरान गांधी जी की यात्रा निकलते जिसको बोलते हैं हरिजन यात्रा, ठीक है। तो गांधी जी हरिजन उत्थान कार्य में, ठीक है, रचनात्मक कार्यों में बहुत अधिक ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। गांधी जी को 1934 की ऐसी बिहार यात्रा मानवीय कार्य तथा सामाजिक सुधार के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी क्या था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि कांग्रेस से काफी लोग जुड़े थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही थी और इसी के बाद आप देखोगे तो आगे चल के कांग्रेस में समाजवादी पार्टी की क्या होती है, स्थापना होती, जिसके आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ये सब एक्टिव में आते हैं, ठीक है। 1934 बात करेंगे। इस समय आगे चल के आप देखोगे तो जयप्रकाश नारायण स्वतंत्र क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बड़े नेता बन जाते हैं, अभी काफी यंग रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कल के बिहार क्लास से में। बहुत लगाव था गांधी जी।